दुनिया का जो सबसे प्रेस्टिजियस प्राइज़ है उसे नोबेल प्राइज़ कहते हैं। इस प्राइज़ में एक गोल्ड मेडल, एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट और लगभग 8.5 करोड़ रुपीस मिलते हैं। लेकिन दोस्तों ये प्राइज़ उनको मिलता है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मेडिसिन या इकोनॉमिक या फिर पीस में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर देते हैं। जिनमें की बात अगर हम सिर्फ भारत की करें, मात्र 10 प्राइज आए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी से लेकर मदर टेरेसा और रिसेंटली 2020 में पाया है जिन्होंने अभिजीत विनायक बनर्जी जी ने पाया है। और जहाँ तक बात पूरी दुनिया की करें तो उनमें हज़ारों लोगों ने नोबेल प्राइज़ पाया है। बट उनमें से 7 ऐसे लोगों ने नोबेल प्राइज़ पाया है जो कि महात्मा गांधी जी को फॉलो करते थे, उनको अपना आदर्श मानते थे। उनको नोबेल प्राइज़ मिल गया, लेकिन महात्मा गांधी जी को ही नहीं मिला नोबेल प्राइज़। महात्मा गांधी के फॉलोअर्स में से एक थे बराक ओबामा जी। वो ऐसा कहते हैं कि अगर महात्मा गांधी भारत में ना होते तो कोई बराक ओबामा नाम का इंसान यूनाइटेड स्टेट जैसे कंट्री का प्रेसिडेंट ना होता। इतना ज़्यादा डीप सपोर्ट दिया गांधी जी को। लेकिन वही बात कि महात्मा गांधी जी को ही नहीं मिला। सोचिए क्या कमी रही होगी। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद ही एनालाइज कर लेंगे कि गांधी जी को नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला, जबकि उनके ही फॉलोअर्स को नोबेल प्राइज मिल चुका है। क्योंकि यहाँ हम इतिहास के उन 2 सबसे बड़े राजनेताओं के कॉन्फ्लिक्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिससे जो कंक्लूजन निकलेगा आप उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्चुअली हुआ क्या, गांधी जी थे सो कॉल्ड अपर कास्ट से और अंबेडकर जी थे सो कॉल्ड बिलो कास्ट से। और जब देश आज़ाद हो रहा था उसी टाइम कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करने की भी टाइम आ गया था, जिसके लिए इंग्लैंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। ये 3 हुए थे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरल की मांग कर दी। अब चूंकि गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, इसलिए ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया। फिर हुआ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें कि सेम पॉइंट्स थे कि डॉक्टर अंबेडकर जी सेपरेट इलेक्टोरल की मांग करते थे और वहीं गांधी जी उसका अपोज करते थे। अब बात गोलमेज कॉन्फ्रेंस की करें तो ये सप्ताहों तक चलता था और इसमें भारत के सभी बड़े बड़े पॉलिटिशियन पार्टिसिपेट करते थे अपने अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें सिखों और मुस्लिमों के भी रिप्रेजेंटेटिव थे। गांधी जी ने मुस्लिमों और सिखों के सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को स्वीकार कर लिया था, जबकि अंबेडकर की मांग को नहीं, क्योंकि उनका मानना था कि इससे हिंदू धर्म टूट जाएगा। लेकिन अंबेडकर का ये मानना था कि इससे दलितों पे अत्याचार जो है वो कम हो जाएगा। नतीजा फिर कुछ नहीं निकला, अतः दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गया। और तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फिर गांधी जी नहीं गए, क्योंकि उनको डाउट था कि अंबेडकर फिर वही पॉइंट उठाएंगे। शायद इसीलिए वो गए ही नहीं। हुआ क्या कि तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल ही हो गया। सेपरेट इलेक्टोरल में होता क्या कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी के कैंडिडेट्स खड़े होते इलेक्शन में और उसी कम्युनिटी के पब्लिक उस कैंडिडेट को वोट करते, जो कि गांधी जी बिल्कुल ही नहीं चाहते थे। दूसरा जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था इन दोनों नेताओं में, वो कास्ट और रिलीजन को लेकर था। महात्मा गांधी जी अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम के घोर विरोधी थे, उसे खत्म करना चाहते थे। लेकिन वहीं वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे और अंबेडकर कास्ट सिस्टम और वर्ण व्यवस्था दोनों के ही विरोधी थे। अंबेडकर का ये मानना था कि हिंदू धर्म को रिफॉर्म करके एक नए सिरे से लिखा जाए, जो कि सभी मनुष्यों के लिए न्याय संगत हो। हिंदू धर्म में वर्ण 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जबकि जातियां हजारों की गिनती में हैं। गांधी जी ने कास्टिज्म को खत्म करने के लिए कुछ अपने तर्क दिए थे। गांधी जी चाहते थे
सभी जातियों के कार्य को समान महत्व दिया जाए, शारीरिक श्रम को भी मानसिक श्रम के बराबर महत्व दिया जाए, जो कि मेरे हिसाब से तो संभव नहीं है। सेवा को जीवन का उद्देश्य माना जाए। और फिर वहीं वर्ण व्यवस्था के सपोर्ट में भी कुछ तर्क दिए थे। गांधी जी का मानना था कि वर्ण व्यवस्था कायम रहने से ये होगा कि सोसाइटी में जो धन अर्जित करने की कंपटीशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पूर्वजों का टैलेंट उनके वंशजों में आएगा। और दूसरा तर्क ये दिया कि ईश्वर की प्राप्ति एवं स्वराज्य जीवन का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। अब यहाँ हम डॉक्टर अंबेडकर के तर्क को देखेंगे कि कास्ट सिस्टम से प्रॉब्लम क्या है। उनका ये मानना था कि कास्ट सिस्टम समानता, न्याय एवं बंधुता के आदर्श के विपरीत है। जात के कारण ही हिंदू समाज एक बंद समाज हो गया, जिसके कारण इसकी प्रगतिशीलता और इसका प्रचार रुक गया। जात व्यवस्था व्यक्ति की गरिमा के आदर्श के विरुद्ध है, क्योंकि यह योग्यता के बजाय जाति को व्यक्ति का सामाजिक हैसियत आधार बना देता है, जिसके कारण अनेक व्यक्ति मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन से वंचित हो जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जात व्यवस्था के कारण ही हिंदू समाज कई जातियों में टूट गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि देश गुलाम हो गया। इस कास्ट सिस्टम के प्रॉब्लम को अंबेडकर ने खत्म करने के लिए कुछ तर्क दिए हैं। अंबेडकर ने जात व्यवस्था को तोड़ने के लिए इंटरकास्ट मैरिज का समर्थन किया था। सभी जातियों को एक साथ खाना खाने एवं मेल मिलाप पे बल दिया। और तीसरा, आर्थिक लोकतंत्र को भी जातिवाद खत्म करने में एक सहायक कदम माना। मतलब कि जब लोग अमीर हो जाते हैं तो जातिवाद उनके बीच कम दिखाई देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आज की डेट में ये मान लीजिए, पॉलिटिशियन हैं, क्रिकेटर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, ये इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन सोसाइटी में जो मिडिल क्लास फैमिली है, अगर वो ऐसा करती है तो उनके ऊपर सोसाइटी का कितना प्रेशर होता है ये हम सबको पता है। कंक्लूजन में ये है कि दोनों ही कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना चाहते थे। अंबेडकर के विचार परिवर्तनवादी थे और गांधी के विचार सुधारवादी थे। मतलब कि रास्ते में अगर कोई कटीला पेड़ है तो गांधी जी ये कहते हैं कि उसकी टहनियों को काट दिया जाए, जबकि अंबेडकर जी ये कहते हैं कि उसको जड़ से ही निकाल दिया जाए, नहीं तो वो फिर से पनप जाएगा। अब नोबेल प्राइज़ पे बात कर लेते हैं कि महात्मा गांधी जी को नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं मिला। अभी तक तो एसोसिएशन ने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन रिसेंटली उन्होंने ये जवाब दिया कि महात्मा गांधी जी के अंदर अल्ट्रा नेशनलिज्म था, जिसके वजह से इनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, जबकि वो लगभग 5 बार नामनीज हुए थे। अब यहाँ पूरे रिसर्च में जो मुझे लगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ। मुझे ये लग रहा है कि महात्मा गांधी जी को नोबेल प्राइज़ इसलिए नहीं मिला क्योंकि उन्होंने धर्म के लिए देश के लगभग 22% पॉपुलेशन को इग्नोर कर दिया था, जो कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस में दिखाई देता है। क्योंकि गांधी जी ने सिखों एवं मुस्लिमों के सेपरेट इलेक्ट्रेट को स्वीकार कर लिया, जबकि वहीं दलितों के नहीं। अब इसे ही आप अल्ट्रा नेशनलिज्म माने या धर्म और वर्ण व्यवस्था के प्रति निष्ठा। क्या आप रेसिज्म को सही से जानते हैं, जिसे कि ये कह के प्रचारित किया गया है कि जो ब्लैक एंड वाइट के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसी को रेसिज्म कहते हैं, जबकि रेसिज्म का असली डिफिनेशन ये है कि आप किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उसको भी रेसिज्म माना जाएगा। और हमारे भारत में तो कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन है, भाषा को लेकर डिस्क्रिमिनेशन है, रिलीजन को लेकर डिस्क्रिमिनेशन है, रूप और रंग देखकर डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोग, और क्षेत्र के आधार पे भी डिस्क्रिमिनेशन है, जिसका रिजल्ट ये है कि अभी रिसेंट का जो रिपोर्ट आया है, भारत दुनिया का सबसे रेसिस्ट कंट्री है, जो कि बहुत ही दुख की बात है हमारे लिए।